मेरे साथ विजय शंकर पांडे, फॉर्मर सेक्रेटरी हैं भारत सरकार में और उत्तर प्रदेश में एडिशनल कैबिनेट सेक्रेटरी रह चुके हैं। अनिल गुप्ता जी फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के, 1978 बैच के ऑफिसर हैं, मेरे साथ इस कार्यक्रम में हैं। दीपक सिंघल जी मुझे इस डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी हैं उत्तर प्रदेश सरकार के। एसके द्विवेदी जी मेरे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। ये वो शख्स हैं जो गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के वीसी और नोएडा अथॉरिटी के सीईओ रह चुके हैं, तो ये एनसीआर की प्रॉब्लम्स को अच्छे से बताएंगे। अमित पुरी जी मेरे साथ इस कार्यक्रम में हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं। और केजीएमयू के फॉर्मर एचओडी मेरे साथ कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट से हैं, प्रोफेसर वीके पुरी साहब और वीरेंद्र सिंह जी। बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप सब अपना विशेष समय निकालकर इस कार्यक्रम में शामिल हुए। फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी हैं, मेरे साथ नोएडा से इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत आपका दीपक सिंघल जी इस कार्यक्रम में। नमस्कार। जो बड़े पैमाने लॉकडाउन 3.0 अनाउंस हो गया है सर, और जो हालात हैं पूरे देश के आपको बेहतर पता है कि परिस्थितियां क्या हैं। हमारे समक्ष अब बड़ा वित्तीय संकट खड़ा हो रहा है, बेरोजगारी बड़े पैमाने पे बढ़ रही है, गांव में मजदूर पहुंच रहे हैं और हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। हम एक कृषि आधारित देश हैं, लेकिन हमारे पास इंडस्ट्रीज और दूसरे विकल्पों का बहुत अभाव है। आप अपने अनुभव से क्या साझा करना चाहेंगे कि हम लॉकडाउन से एग्जिट होने के लिए हमें किन पॉलिसीज़ पे जाना चाहिए और हमें क्या विकल्प चुनना चाहिए? आवाज़ बहुत हल्की आ रही है। ब्रजेश जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं दो बातें तो दोहराना चाहूंगा, क्योंकि आपके समझ कई बार आ चुका हूं कि एक तो डिसेंट्रलाइजेशन डिसीजन मेकिंग, मैं बार बार इंसिस्ट कर रहा हूं कि जितनी डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग होगी उसके हिसाब से उतनी व्यवस्था अच्छी चलेगी। स्थानीय समस्या को स्थानीय तरीके से और कोविड बजट का अलग तरह से सरकारों द्वारा निर्धारण, जिसमें अभी कोई विशेष पहल मुझे दिखती नहीं है। बातें सब कर रहे हैं। मैंने आज नोएडा एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से मेरे पास फोन आया कि बोला कि साहब 11,000 इंडस्ट्री के लोगों की आंखें पतरा गई हैं ऊपर आसमान की तरफ देखते देखते, क्योंकि सब टेलीविजन चैनल्स पे डिबेट चल रही है कि साहब अब मिलने वाला है और तब मिलने वाला है और ये रिलीफ मिलने वाला है, वो रिलीफ मिलने वाला है। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि सिर्फ हम राशन बांट के या जो फायर फाइटिंग करने के बाद जो जनरल अर्थव्यवस्था जिसमें कि 40-50% जनता 60% जनता जुटी हुई है, वो उसके साथ अगर हम नहीं कोई पैकेज देंगे तो उसके बाद कठिनाइयां पैदा होनी स्वाभाविक हैं। दूसरी, जहां तक अपने नीतिगत प्रश्न उठाई, मैंने ये मुद्दा और हम इस पे कुछ हम लोग कभी वर्क भी कर रहे हैं, कुछ ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स वर्क के, कि क्या गांधी जी ने कहा था स्वराज चलो गांव की ओर, क्या ये संभव नहीं है कि हम ब्लॉक को एक इकाई बनाएं? यूपी में एक 800 ब्लॉक का पूरा हमारा सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, और अगर मान लीजिए कृषि और कृषि पर उद्योग सारे के सारे वहां पर आ जाएं। हमारे एक्स प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम साहब ने कहा था, एक पूरा योजना लाए थे, PURA, वो पूरा योजना बस वो कूड़े में ही चले गई उसके बाद। तो ये हम लोग को सभी को सोचना पड़ेगा कि क्या योजनाएं हम बनाते हैं उसको फिर रिवाइव करें। अंतोगत्वा हमें एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, मिल्क इंडस्ट्रीज, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, अगर ब्लॉक पे रहेंगी, सप्लाई साइड और डिमांड साइड को हम ब्लॉक पे कनेक्ट कर लेंगे, तो वहां जो लोग बंबई से लौट रहे हैं उनको फिर रोजगार के लिए दोबारा बंबई नहीं भागना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी चैलेंज है इस समय ब्रजेश जी, कि लोग बात कैसे करें। आपकी आवाज कट गई कुछ। नहीं, मैं सुन रहा हूं आपको, प्लीज गो अहेड। अच्छा, तो फिर मैं आपसे ये इसलिए कह रहा था कि उसके बाद हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल अर्बन मिशन आया, उसमें भी उत्तर प्रदेश में हम लोग को खुद झांकना पड़ेगा अंदर क्या हो रहा है, क्या गांव में कितने प्रोजेक्ट्स लगे, सर, कितनी अभी चीजें उत्तर प्रदेश जैसा राज्य, मैंने अभी आपको डिबेट में आप जुड़ नहीं पाए तो उस वक्त मैंने डेटा बताया कि औसतन 15,000 करोड़ रुपए हमारे पास यूपी में टैक्स कलेक्शन होता है। आप चीफ सेक्रेटरी रहे हैं, आपने बेहतर पता है। इस बार लास्ट मंथ हमारे पास सिर्फ 2,000 करोड़ रुपए आए हैं। हम कंप्लीट लॉकडाउन में हैं और उत्तर प्रदेश के जो बड़े इंडस्ट्रियल टाउन्स हैं, चाहे नोएडा हो, लखनऊ हो, कानपुर हो, गाजियाबाद हो, ये सब कंप्लीट शटडाउन में हैं। हमारे पास अब आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के विकल्प कम हैं। हमने क्या करना चाहिए? क्या हमें स्मार्ट लॉकडाउन में जाना चाहिए या हम जो एग्जिस्टिंग लॉकडाउन है उसी में बढ़ते रहें? पर ये तो बड़ा मुश्किल काम होगा आगे। देखिए, उत्तर प्रदेश के जो राजस्व का स्रोत आपने बताया, निश्चित रूप से पूरे देश में स्थिति यही है कि 30% रेवेन्यू से पर कहीं नहीं आ रहा है। पेट्रोल डीजल का जो है, एक्साइज का, जो सब चीजों की वजह से कठिनाइयां हैं। लेकिन ये भी संदेश
क्या राज्य सरकार में बार बार डिबेट के बाद क्या हो पा रहा है कि हमने अपने जो ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनकी अभी आवश्यकता नहीं है, हमने कितनी सरकारी बिल्डिंग पोस्टपोन की हैं? क्या वहां आप तो कोई लिस्ट उल्टे दे काम सकते हैं शुरू हो कि गया कितनी है। सरकारी बिल्डिंग तो सरकारी बिल्डिंग्स क्या आज बनानी जरूरी है? क्या वो धनराशि उस सरकारी बिल्डिंग्स में लगाना जरूरी है? क्या उसका निर्माण करना जरूरी है? उसके अलावा उसको डाइवर्ट करके क्या हम कोविड बजट के माध्यम से जिस चीजों के लिए पैसे चाहिए, जिसमें आपके जो किट्स हैं, पीपीई किट्स हैं, या अन्य चीजों के लिए संसाधन चाहिए, या मान लीजिए इंडस्ट्री के लिए कोई पर आपको हम बजटरी इंटरेस्ट एलोकेशंस को सब्सिडी चेंज नहीं देनी कर पड़ी। सकते अनटिल अनलेस जब तक हम सदन का सत्र ना बुला लें सर। यू नो इट बेटर। देखिए, सदन का सत्र बुलाने, आई नो ब्रजेश जी, सदन का सत्र बनाने में कोई समय नहीं लगता है। अभी 1 महीना में हम लोग लगातार इस पे चर्चा कर रहे हैं। मेरा पुनः विनम्र निवेदन है, जो डिसीजन मेकर्स हैं, हमारे ही साथी, हमारे कुलीग चीफ सेक्रेटरी साहब, मैंने उनको अलग से भी लिखा था कि सुझाव ये दे दें में कि अलग से कोविड बजट उत्तर प्रदेश पहल करे और उसके बारे में पहल करके ये जो संसाधनों का जो रिवर्गीकरण करके सामने चीजों को सामने लाएं। मैं आपको उदाहरण के रूप में एक बात कहता हूं कि मान लीजिए मैं कोई भी चीजों को अगर ग्राउंड स्थिति को देखते हैं तो अगर वहां कोविड का कोई ये जो बात उठी थी कि सब मजदूर आज आ रहे हैं जी, अगर यही डिसेंट्रलाइज होता व्यवस्था तो इसके बारे में इतने दिन तक इंतजार नहीं करना होता। आज जो आदमी बंबई में जो जिसको कोरोना की प्रॉब्लम हो चुकी है वो अब ट्रांसफर करेंगे या उसी दिन कर देते, शायद पहले दिन जाके अगर यही बसेस पहले लग जाती है, ट्रेन पहले लग जाती, तो ये विषय विचार नहीं है। लेकिन फिर भी कभी भी अगर जो चीजें हैं, क्योंकि हर आदमी घर की तरफ भागना चाह रहा है, तो इस वजह से मेरा ये कहना है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है ऑफ कोरोना मैनेजमेंट। दूसरा मेरा ब्रजेश जी आपसे ये निवेदन है टेलीविजन चैनल्स के भी माध्यम से कि अब कोरोना के बारे में बहुत चर्चा हो गई। हमें सबको मालूम है कि इसके साथ हमें जीना सीखना होगा जी। ये आज नहीं खत्म होगा, ये दीर्घकालीन है। जब जीना सीखना है तो इसी के साथ जीना। भारत समाचार इकलौता ऐसा चैनल है जो लगातार सिर्फ इन्हीं विषयों पर चर्चा कर रहा है कि हम लोगों को के जीवन को आसान कैसे करें सर। हम कभी हिंदू मुसलमान तबलीगी जमात जैसे विषयों पर चर्चा नहीं करते हैं सर। नहीं ब्रजेश जी, अच्छी बात है। देखिए, ये मेरा सिर्फ आपसे, आप हमेशा पुराने, हम लोगों ने चीफ सेक्रेटरी भी आपका कार्यप्रणाली देखी है हमेशा। मेरा ये कहना है कि देखिए इस समय हर एक का खून एक है जी, हर एक का मुंह एक है, हर एक की भूख एक है। तो इसलिए ये, लेकिन मैंने अपने लाइटर वेन में पिछली बार कहा था कि ये समय है जिसमें कि मंदिर, मस्जिद, जकात और इन सब के बाद जो जमा धनराशि है इसको भी प्रदेश में गरीब आदमियों की सेवा के लिए बहुत सीनियर लोग हैं, आप सब मुख्यमंत्री सचिवालय और सरकारें चला चुके हैं, पर उत्तर प्रदेश में क्या है कि हम अपने जिलाधिकारियों को, अपने एसएसपीज को, अपने अधीनस्थों को उनके अधिकार एक्सरसाइज नहीं करने देना चाहते। जिस पावर डिसेंट्रलाइजेशन की बात आप सिंघल साहब कर रहे हैं, ये जिलाधिकारियों को तय करने दिया जाए ना कि उनके यहाँ लॉकडाउन का स्टेटस क्या रहेगा, उनके यहाँ की आर्थिक गतिविधियाँ चलेंगी नहीं चलेंगी। ये बात दिल्ली में बैठकर कोई कलेक्ट्री कैसे कर सकता है कि रायबरेली में क्या होगा, बागपत में क्या होगा, बलिया में क्या होगा। लखनऊ से बैठकर सीनियर ऑफिसर ये कैसे डिसाइड करेंगे कि बागपत का क्या स्टेटस है और वाराणसी का क्या स्टेटस है, बलिया का क्या स्टेटस है, या बांदा का क्या स्टेटस है, बहराइच का क्या स्टेटस है। सब जगह परिस्थितियां अलग हैं। तो हमने पावर डिसेंट्रलाइज करने के लिए अधिकारों को, जिलाधिकारियों को इस्तेमाल करने के अधिकार देने चाहिए, उन पे है, उनको उनकी पावर एक्सरसाइज करने दीजिए। कृपया लखनऊ और दिल्ली से कलेक्ट्री ना करें। हो सकता है मेरी बात थोड़ा एडवर्स लग रही हो, बट यह हकीकत है। विजय जी, देखिए आपने जो बात कही, ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में इसमें क्लियर उल्लेख है। मैंने पहले भी आपसे चर्चा में कहा है, सेक्शन 46 से 50 अगर देखें उसमें फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की बात है, सेक्शन 34 में कलेक्टर का रोल डिफाइंड है। तो सब लोग, ऐसा नहीं है कि सब लोग कर रहे हैं अपने काम को, लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर इसको थोड़ा बहुत स्पष्ट बातें हो जाती हैं और क्लैरिफाई कर दिया जाए तो, क्योंकि हर जगह भारत बहुत बड़ा देश है और यहाँ झुग्गी झोपड़ी एक क्लस्टर अलग हो सकता है। ये एक हवा बन गया कि सारे मजदूरों को उनके गृह जनपद, उनके होम स्टेट में भेज दो। पर सर ये पैनिक क्रिएट हुआ ना, ये राज्य सरकारें और केंद्र इसको एड्रेस नहीं कर पाए। आप ओवरनाइट ये अनाउंस नहीं कर सकते हैं कि रात में 12 बजे से सब बंद। अरे भाई, ये तो सोचो कि मजदूर कहाँ जाएगा, उसको भोजन कहाँ मिलेगा, उसका क्या होगा। एमएसएमई के बहुत सारे लोग जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जैसा कि दीपक सिंघल साहब अभी कह रहे थे नोएडा में, उनकी चिंता ये है कि अगर उनको आज इंडस्ट्री खोलने की भी अनुमति मिल जाए तो उनके पास मैन पावर नहीं है, वो जाएं तो कहाँ जाएं। उनकी समस्या ये नहीं है कि वो इंडस्ट्री खोल दें। ओके, ऑलराइट सर। दीपक सिंघल साहब, देखिए किसी भी लॉकडाउन के एग्जिट प्रणाली के लिए आपके पास बेहतर डेटा एनालिसिस होने चाहिए,
डेटा होना चाहिए, विश्लेषकों की राय होनी चाहिए, फिर एक वृहद कार्य योजना होनी चाहिए। मैं पहले भी कह चुका हूं कि लॉकडाउन में जाना जितना कठिन है उससे ज़्यादा कठिन उससे बाहर आना है। क्या इस तरह के किसी डेटा पर, किसी एनालिसिस पर, एक्सपर्ट्स की राय पर हमको कोई एक बृहद कार्य योजना हमको मतलब सरकार ने बनानी चाहिए? विजय जी देखिए, मैं दो तीन चीजें बहुत इश्यूज के बेस पे कहूंगा। नंबर वन, मैं अनिल गुप्ता साहब के इस मत से सहमत हूं कि हमको बहुत ही प्रिकॉशन के साथ लॉकडाउन खोलना चाहिए। जो मेहनत अभी तक हुई है वो खराब ना हो, और ये बिल्कुल तय है कि ये जब तक इसकी बीमारी का सोल्यूशन नहीं निकलेगा, जब तक कि सोशल डिस्टेंसिंग और इसके इन्फेक्शन को चेक करने के अलावा कोई इलाज नहीं है, क्योंकि इसका मेडिकल कोई इलाज तो है नहीं। लेकिन साथ में ये भी तय बिल्कुल करना चाहिए कि कोरोना से डरो ना। मतलब ये आपके साथ में ये करना पड़ेगा कि मन में, क्योंकि इसकी इंडिया के अगर आप एक डाटा मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, जिसे कहते हैं केस फर्टिलिटी रेट, CSR जो कहलाता है। इंडिया का CSR जो है इट इज अराउंड 2.83%, ब्राजील में 15% है। तो जैसे हमारे सीनियर कुलीग विजय शंकर पांडे साहब कह रहे थे कि यहाँ हमारे जो भी कारण हो उसकी वजह से हमारी हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हुई है, या जो भी हमारे को इंजेक्शन BCG के बचपन में लगे हैं, इसका जो इम्पैक्ट मोर्टेलिटी पे आ रहा है वो कम है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, अगर आप आज इंडिया में BCG का टेस्ट करा दें तो कम से कम 20% लोगों को टीबी निकल आएगी। तो टेस्टिंग का ये इतना वाइड टेस्टिंग इंडिया में पॉसिबल नहीं है। जहां तक इकोनॉमी का प्रश्न है, मैं दो तीन, और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है फिर एम्फेसाइज कर रहा हूँ, डिसेंट्रलाइजेशन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। और हम कहते हैं रेवेन्यू जो फॉल हो रहा है, तो जितना रेवेन्यू मेरे पास है उसको मैं कहाँ यूज करूं ये तो सोच लीजिए ना। करेक्ट, चलिए आई डू एग्री विद यू, कंप्लीटली एग्री विद यू। तो उसको किधर को मैं ये तो नहीं, मेरे पास रेवेन्यू कम है तो मैं उसको फिर सड़कों पे लगाता फिरूं, मैं उस रेवेन्यू को किसी और जगह लगाता फिरूं, मैं जान पे लगाऊं उस रेवेन्यू को अस्पताल में लगाऊं, या मैं उसको सड़कों पे लगाऊं, या मैं उस रेवेन्यू से डैम बनवाऊं, या तो इसके जितना भी रेवेन्यू उसको ऑप्टिमाइज करिए, कहाँ पे लगाना है उस रेवेन्यू की बात करना है। तीसरा विषय मैं आपके साथ रख रहा हूं कि इस समय मौका है स्वराज और चलो गांव की ओर, और इस पे ये मौका, इसको अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए। हमको ये भी देखना है कि चाइना से जो इंडस्ट्री शिफ्ट हो रही है वो उत्तर प्रदेश है या तमिलनाडु है, उनको आने से जब तक धरती पे उतरे, चाहे आपके हाईवेज हो या आपका फ्राइट कॉरिडोर हो या आपके पोर्ट्स हो ना, ये इतने अपग्रेडेड नहीं है कि आप चाइना से compete कर पाए। आई एम सॉरी टू से, बट जो सच है उससे सामना करना है हमने। देखिए ब्रजेश जी, मैं आपसे छोटी सी बात विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि जो भी चीज यहाँ आए, पहले जो मेरा शरीर है, पहले जो हमारी वास्तविकता है, ग्राउंड में जो लोग खड़े हैं, आज नोएडा के 11,000 इंडस्ट्रीज खड़े हैं, वो बचे या चाइनीज नई इंडस्ट्रीज यहाँ है जो है वो बचा लो भाई। ये बातें पहले अपना वो तो बचा लो, अपना घर तो बचा लो, पड़ोसी ना ले उड़े। तो इसलिए पहले आप अपने जो लोग हैं उनकी समस्याओं को वेरी बोल्ड ऑफिसर आपके तो मैं सीधा बात कह रहा हूँ, जो चीज है अपने घर की रक्षा करो। और जो लोग वहां पहुंचे गांव में, उनके लिए मैं फिर कह रहा हूँ, स्वराज का मॉडल करके हम लोग बना भी रहे हैं 2-4 ब्लॉक्स के लिए। एक ब्लॉक आप उसको शेयर करिएगा, मैं उसको लोगों के साथ चर्चा तो भी। मेरा ये कहना, मेरा सिर्फ आपसे आखिरी विनम्र निवेदन ये है कि हमारी जो टेलीविजन चैनल्स पे भी अब थोड़ी चर्चा जैसे आपने की है, अब ये तरफ बढ़ रहा है। अभी सर मैं अपनी तो गारंटी ले सकता, बाकी की तो गारंटी आप कैसे ले सकता हूँ? नहीं, गारंटी नहीं, मेरा सिर्फ ये है, देखिए आप भी आपकी कमराडरी है, सब लोग मिलके कि भाई इतना बढ़ गया, घट गया, कोरोना ये हो गया, वो हो गया, उसकी